अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। बेसिकली आज भी हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके थे इसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन को। आज हम डिस्कस करेंगे इसकी कंसंट्रेशन को, उसके अलावा इसकी कॉमन माइक्रोब्स को। कॉमन माइक्रोब्स के अलावा हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म को, और फिर हम टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म में डिफरेंस को डिस्कस करेंगे। आफ्टर दिन स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को बढ़ेंगे। अच्छा, तो हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं इसके कंसर्न को कि माइक्रोबायोलॉजी में हमने इसकी लास्ट लेक्चर में बात की थी बेसिक इसकी डेरिवेशन की माइक्रोबायोलॉजी की, जो कि ग्रीक वर्ड से थी, और उसके अलावा हमने बताया कि इनके मीनिंग क्या है, स्मॉल और स्टडी ऑफ लाइफ। फिर हमने डिस्कस की थी इसके कुछ डेफिनेशंस, और सिंपल वर्ड्स में हमने क्या इसका बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था माइक्रोबायोलॉजी का, हिस्ट्री और डिस्कवरी के बारे में बात की थी। आज हम डिस्कस करेंगे कंसर्न को कि माइक्रोबायोलॉजी की कंसंट्रेशन किसके साथ है, मतलब ये किस किस के साथ कंसर्न है। बेसिकली ये कंसर्न है फॉर्म के साथ, मतलब ढांचे के साथ, स्केलेटन की बात हो रही है यहाँ कि मतलब ये किसके साथ कंसर्न है, फॉर्म के साथ, उसके अलावा स्ट्रक्चर के साथ। अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर का मतलब होता है साखत। अब देखिए, इंटरनल स्ट्रक्चर्स भी होती हैं और एक्सटर्नल भी। फॉर एग्जांपल, मेरी स्किन जो है ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, ये क्या है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर मैं बात करूं अपने स्टमक की, तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। अच्छा जी, रिप्रोडक्शन से भी ये कंसर्न है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन की फर्दर काफ़ी टाइप्स होती हैं, लाइक जैसे कि मेन इसकी 4 ये हैं, मेन 4 टाइप्स इसकी: सेक्सुअल, एसेक्सुअल, गेमेट्स एंड ऑफस्प्रिंग। आफ्टर देन है फिजियोलॉजी। अच्छा भाई, हम जिस्मानी तौर पर और केमिकल तौर पर जो एनवायरनमेंट में चेंजिंग लेके आ रहे होते हैं वो भी इसके साथ कंसर्न होती है। आफ्टर देन आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। आइडेंटिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स की बात की जाए तो हम जितने भी माइक्रोब्स या ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करते हैं अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, और हम बता सकते हैं, हम फिर कह सकते हैं ये क्या है, ये पैरामीशियम है, ये क्या है, ये अमीबा है। हम स्लाइड्स के ऊपर आई थिंक सो सॉरी, मेरे कहने का मतलब है कि अगर हम स्लाइड्स को अंडर माइक्रोस्कोप रख के ऑब्जर्व करें तो हमें इजीली आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी माइक्रोब्स की। क्या है कि ये कोई बैक्टीरिया है, या ये कोई वायरस है, या ये कोई पैरामीशियम है। मतलब हमें उनकी शेप बता देगी ना कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कॉमन माइक्रोब्स को। अगर हम बात करें कॉमन माइक्रोब्स की, तो कॉमन माइक्रोब्स बेसिकली होते क्या हैं। कॉमन माइक्रोब्स जो होती हैं ये टर्म होती है छोटी, जो जैसे कि हमने बात की थी कल टीनी क्रिएचर की, तो बेसिकली कॉमन माइक्रोब्स जो होते हैं ये टर्म होते हैं, ये टर्म होते हैं टीनी क्रिएचर की, जो इंडिविजुअली छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह होते हैं उनको अनएंड आई से देखा जाता है, मतलब विद आउट सी माइक्रोस्कोप, मतलब हम माइक्रोस्कोप के बगैर देख सकते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिनके लिए हमें माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। लाइक जैसे कि हमने यहाँ कुछ कॉमन माइक्रोब्स को लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बात की बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया जो हैं सिंगल सिंपल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सिंगल हैं, लेकिन ये हैं कि ये स्मॉल इन साइज भी होते हैं। ये स्मॉल इन साइज होते हैं। आफ्टर देन इनकी मेजरमेंट जो होती है वो माइक्रोमीटर्स में होती है, ये माइक्रोमीटर में इनकी मेजरमेंट होती है। बेसिकली बैक्टीरिया जो होते हैं हर माहौल में कहीं भी किसी भी जगह पर पाए जा सकते हैं। वायरसेस जो होते हैं वो इन्वेड सेल्स होते हैं। अच्छा जी, आर्ची ये भी सिंगल सेल्स ऑर्गेनिजम्स होते हैं। उसी तरह प्रोटोजोआ, जैसे कि हमने कल बात की थी, ये भी सिंगल हैं लेकिन कम्प्लेक्स सेल
ऑर्गेनिज्म भी हैं। ये थे इसके कुछ कॉमन माइक्रोब्स। अब हम डिस्कस करेंगे, अच्छा फंजाई भी इसके कॉमन माइक्रोब्स है, लाइक जैसे यीस्ट और मोल्ड्स। अक्सर ब्रेड वगैरह पे या आप कोई चीज़ फूड वगैरह पे ये यीस्ट या मोल्ड्स आ जाती हैं। मोल्ड्स मतलब वो ग्रीन कलर की जो फंगस लाइक होता है, मोल्ड्स वगैरह उसके ऊपर आ जाती हैं, तो ये चीज़ें इसी में आती हैं। अच्छा नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी तक हम पढ़ रहे थे कंसंट्रेशन और कॉमन माइक्रोब्स। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू माइक्रोबियोलॉजी सेलुलर वर्ल्ड को डिवाइड किया गया है टू मेजर ग्रुप्स में। फर्स्ट इज प्रोकैरियोटिक एंड सेकंड इज यूकेरियोटिक। अच्छा प्रोकैरियोट की बात करें तो ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको क्लासिफाई किया जाता है एज अ बैक्टीरिया। जैसे कि मैंने बात की, बैक्टीरिया जो हैं इनको सबसे पहले जब इनकी डिस्कवरी वगैरह हुई तो इनको छोटे जानवरों के तौर पर जाना गया। उसके बाद डेनिश साइंटिस्ट आए, उन्होंने कहा कि ये जो है बैक्टीरिया जो हैं ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ज़रिए इनको कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई छोटा सा जानवर है। लेकिन आफ्टर देन एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट आए जिन्होंने इसको नाम ही बैक्टीरिया का दे दिया। मतलब ऑर्गेनिज्म है जो उनको क्लासिफाई किया जाता है एज अ बैक्टीरिया, जो कि स्मॉल इन साइज़ होते हैं। इनकी मेजरमेंट के लिए हमें मॉर्फोलॉजी अकॉर्डिंग टू मॉर्फोलॉजी माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। मतलब हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए उनकी मेजरमेंट करते हैं, क्योंकि ये 0.2, 0.5, 0.1, 0.5 to 1.5 इस तरह इसकी माइक्रोमीटर में मेजरमेंट होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिज्म हैं इनको क्लासिफाई किया जाता है एज अ बैक्टीरिया। ये स्मॉल इन साइज़ होते हैं, बैक्टीरिया की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा यूकेरियोटिक्स क्या होते हैं? ये वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें इंक्लूड होती है फंगस, आई मीन टू से फंजाई, प्रोटोजोआ एंड हेलिमेंट्स। अब देखिए फंजाई, प्रोटोजोआ को हम कल डिस्कस कर चुके थे। फंजाई हमें पता है यीस्ट और मोल्ड्स में आ जाती है। अब हम बात करें हेलिमेंट्स क्या होते हैं। हेलिमेंट्स वो वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं जिन्हें हम इजीली देख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बारिश के बाद अक्सर देखते हैं छोटे छोटे वर्म्स वगैरह निकल आते हैं। इंसेक्ट्स की बात कर लेते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम आम आँख से देख लेते हैं। स्नेक की बात कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें हेलिमेंट्स होती हैं। उसने साथ ही लिखा एज वेल एज ह्यूमन, मतलब वो बता रहे जैसे इंसान को देख सकता है, इस तरह कुछ हेलिमेंट्स भी होते हैं यूकेरियोटिक्स में जिनको हम आम आँख से देख सकते हैं। ये थी टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बेसिकली टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अगर बात की जाए तो ये सेलुलर वर्ड से डिवाइडेड हुई हैं, जो कि मेजर ग्रुप्स में आगे डिवाइड हुई। मेजर ग्रुप दो हैं, प्रोकैरियोट और यूकेरियोट। प्रोकैरियोट को ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेस ऑफ बैक्टीरिया। यूकेरियोट को फंजाई, प्रोटोजोआ, हेलिमेंट एज वेल एज ह्यूमन के तौर पर क्लासिफाई किया गया है। अब हम डिस्कस करेंगे इनकी डेफिनेशन को। अब अगर हमें जब तक डेफिनेशन का पता नहीं होगा हम सही से उस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। अच्छा अगर हम सिंपल वे में इसकी डेफिनेशन की बात करें तो प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ऐसे ग्रुप्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के जहाँ सेल मेम्ब्रेन की कमी होती है। मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो न्यूक्लियस की कमी होती है। अच्छा भाई बात करें यूकेरियोटिक की, ये प्रोकैरियोट था और ये यूकेरियोट है। यूकेरियोट्स ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जहाँ सेल होता है या यूँ कह लें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस पर मुश्तमिल भी होते हैं और अदर और स्ट्रक्चर्स जैसे कि ऑर्गेनेलिस या मेम्ब्रेन वगैरह उनके ज़रिए भी इनके इर्द गिर्द वो भी लिपटी हुई होती हैं। जबकि प्रोकैरियोट में ऐसा नहीं होता, इसमें लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होती हैं, जबकि इसमें ऑर्गेनेलिस के साथ मेम्ब्रेन भी बाउंड होती हैं यूकेरियोट में। अच्छा अगर हम इसकी सिंपल वर्ड्स में डिफरेंस की बात करें तो वेल डिफाइंड जो है इनके पास न्यूक्लियस होता है यूकेरियोट के पास, प्रोकैरियोट के पास लैक ऑफ न्यूक्लियस होता है। इनकी बात करें तो ये मल्टी सेलुलर होते हैं, अगर प्रोकैरियोट्स की बात करें तो ये यूनिसेलुलर होते हैं। अगर सिंपल वर्ड्स में देखा जाए तो यूकेरियोट्स जो होते हैं वो पेयर्ड डिप्लॉयड क्रोमोसोम्स होते हैं, जबकि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं वो सिंगल हैप्लॉयड क्रोमोसोम्स होते हैं। अच्छा यूकेरियोट्स में लाइसोसोम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं
और प्रोकैरियोट में लाइसोसोम जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। यूकेरियोट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर प्रेजेंट, बट प्रोकैरियोट्स में ये एब्सेंट होती है, इसमें ये प्रेजेंट नहीं होती। आफ्टर दैन डिस्कस करेंगे हम स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। देखिए, स्कोप किसी चीज़ का भी हमें पता होना, जब हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हो तो हम उसका स्कोप भी इल्म होना चाहिए कि इसका स्कोप क्या है। बेसिकली अगर बात की जाए स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में या साइंस में या माइक्रोबायोलॉजी में इसका बहुत ही मेजर रोल है। लाइक जैसे कि स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में फर्स्ट ऑफ ऑल देखें तो स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो मैं कह सकती हूँ, इफ़ वी डिस्कस अबाउट स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी देन वी कैन से दैट द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई, मतलब हम ऐसे ऑर्गेनिज्म की बात करें जिन्हें हम सिंपल आंख से नहीं देख सकते, लाइक बैक्टीरिया। हम बैक्टीरिया को सिंपल आंख से नहीं देख सकते। अच्छा, उसके बाद वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, ये सारे के सारे कंसीडर किए जाते हैं स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। हम कह सकते हैं वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, एल्गी ऑल आर कंसीडर एज आर स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। अच्छा, लाइक अ फूड इज आल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी सच एज अ चीज़, ब्रेड एट्सेट्रा। After then, genetic engineering, no doubt genetic engineering and DNA recombinant also play a vital role, and it's also scope of microbiology. फर्दर डिस्कस करें हम फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी को। फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी में मेडिसिन में जितनी भी जो कंपनीज वगैरह होती हैं उसमें भी माइक्रोबायोलॉजी का इम्पोर्टेंट रोल होता है। अच्छा, फूड, एग्रीकल्चर साइंस, इसमें इम्पोर्टेंट रोल होता है क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एग्रीकल्चर के साथ बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शन होता है, फूड साइंस के साथ इसका बहुत ज़्यादा इंट्रैक्शंस होता है। तो हम कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस आल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, या हम सिंपल वर्ड्स में खुद से इसका सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ह्यूमन्स एंड एनिमल की जो डिजीज़ वगैरह होती हैं उनकी डीलिंग में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। आफ्टर देन इम्यूनोलॉजी, ये भी माइक्रोबायोलॉजी के स्कोप में आता है। क़ुव्वत मदाफ़त की हम बात कर रहे हैं, हर इंसान की जो बॉडी की क़ुव्वत मदाफ़त होती है एक पर्सन से अलग होती है दूसरी पर्सन की। फूड एंड डेयरी प्रोडक्ट में इसका इंपॉर्टेंट रोल है। नो डाउट फूड और डेयरी प्रोडक्ट में माइक्रोबायोलॉजी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। आफ्टर देन हार्मलेस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब जो नुकसानदेह ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनमें भी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है। फर्दर इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, हाँ, इंडस्ट्रियल जो माइक्रोबायोलॉजी है वो भी हमें बता रही होती है कि यह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि प्रोडक्ट वगैरह बना रहे होते हैं, लाइक एंटीबायोटिक्स बना रहे हैं, वैक्सीनेशन तैयार हो रही है, स्टीराइड कोई बन रहा है, अल्कोहल्स बन रहे हैं, अदर सॉल्वेंट्स या विटामिन वगैरह हो गए, या हम यूँ कह लें इमाइनो एसिड्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, ये तमाम की तमाम चीज़ें इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में आ जाएंगी जो कि वाइटल रोल प्ले करती हैं स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी में। आफ्टर देन है जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग डिस्क्राइब करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को यूज़ या मेक करने के लिए, जैसे कि हॉर्मोन्स हो गए बॉडी में, एंटीबॉडीज़ हो गई, वैक्सीन हो गई एंड अदर प्रोडक्ट्स वगैरह जो हो गए उनकी। ये थे हमारे पास स्कोप। बेसिकली अगर हम इन वर्ड्स को देख लें तो हम खुद से सेंटेंस क्रिएट करते हैं। ये वर्ड्स बेसिकली मेन वर्ड सेंटेंसेस जो लाइन्स हैं उनकी मेन वर्ड्स हैं, इनको लेके हम खुद से सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वायरस, बैक्टीरिया में है, फूड में है, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में है, जेनेटिक इंजीनियरिंग में है। तो ये था हमारे पास स्कोप ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। थैंक यू सो मच।